नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एम के केमिस्ट्री अड्डा पर। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक ऐसी सीरीज जिसमें किसी एक साइंस का एक टॉपिक उठाया करेंगे और उस पर ढेर सारे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। बहुत ही कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ेंगे। आइए वन लाइनर क्वेश्चन की सीरीज को स्टार्ट करते हैं। ये सीरीज का पहला वीडियो है। तो हम लोग आज का टॉपिक जो उठाया है वो टॉपिक है जल। तो आज की वीडियो में जितने भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे वो सभी जल से ही रिलेटेड होंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। किस पदार्थ को सार्वत्रिक विलायक यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है? यूनिवर्सल सॉल्वेंट किसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट की संज्ञा दी गई है? तो आज का टॉपिक है जल और इसका आंसर यही है, यही हो जाएगा। क्या? जल। सार्वत्रिक विलायक की संज्ञा, प्राकृतिक विलायक जिसको कहा जाता है वो जल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कशन करते हैं। हाइड्रोजन के ऑक्साइड को क्या कहते हैं? तो हाइड्रोजन का ऑक्साइड होता है H2O। हाइड्रोजन के ऑक्साइड को क्या कहते हैं? H2O। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के दहन पर क्या प्राप्त होता है? तो हाइड्रोजन का दहन कब होगा? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो ये क्या बनाएगा? H2O। तो इसको बैलेंस करने के लिए आप क्या लिखेंगे? 2H2 प्लस O2 तो क्या बना लेगा? 2H2O। तो हाइड्रोजन के दहन पर क्या प्राप्त होता है? जल प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, जल का घनत्व होता है, जल का घनत्व 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। जल का घनत्व कितना? 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। जल का घनत्व अधिकतम होता है, किस ताप पर अधिकतम होता है? जल 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है और 4 डिग्री सेल्सियस पर ही आयतन न्यूनतम होता है। आयतन न्यूनतम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जल का क्रिस्टलीय रूप है, जल का क्रिस्टलीय रूप क्या होती है? बर्फ होती है, आइस होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्या कारण है कि बर्फ की जल की बनी बर्फ जो है वो जल पर तैरती रहती है, जबकि ये ठोस होती है फिर भी तैरती रहती है? तो ऐसा क्यों होता है? कम घनत्व के कारण। ऐसा क्यों होता है? कम घनत्व के कारण ऐसा होता है, जिसके कारण ये तैरती रहती है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जल को अकार्बनिक रसायन में क्या कहा जाता है? तो जल को अकार्बनिक रसायन में एक्वा कहा जाता है, इसीलिए आप लोग एक्वा गार्ड, एक्वा फिनाय इस तरीके से आप लोग सुनते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, जल किस प्रकृति का होता है? तो जल जो है वो उभयधर्मी होता है, यानी कि वो एसिडिक और बेसिक दोनों ही नेचर शो करता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? एम्फोटेरिक, यानी कि उभयधर्मी प्रकृति का होता है। अगला है, जल के अणुओं के मध्य व्यापक रूप से उपस्थित बंध सभी लोग जानते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। वाटर के अंदर क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जल का जो एक अणु है, एक जल का अणु अधिकतम कितने हाइड्रोजन बंध बनाता है? तो जल का एक अणु अधिकतम 4 हाइड्रोजन बंध बनाता है। नेक्स्ट है, शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? पीएच जो है वो किसको मापता है? एसिडिटी को मापने का एक तरीका है। पीएच एक स्केल होती है जो एसिडिटी को मापती है। पीएच स्केल को खोजने वाले वैज्ञानिक कौन थे? सोरेनसन। सोरेनसन ने खोजा था। तो कहाँ तक पीएच स्केल जाती है? 0 से लेके 14 तक। और जहाँ पीएच 7 होता है उसको क्या मानते हैं? उदासीन, यानी कि जो दोनों प्रकृति की, यानी कि न्यूट्रल हो जाए, ना इसको माने ना उसको माने। तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। अगला क्वेश्चन है कि जल का शुद्धतम रूप है। तो जल का जो शुद्धतम रूप है वो आशुद्ध जल है। जल का शुद्धतम रूप क्या होता है? आशुद्ध जल है। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? तो शुष्क बर्फ जो है, यानी कि ड्राई आइस, ड्राई आइस किसको बोला जाता है? तो सॉलिड CO2 को। क्योंकि आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा कि केवल बर्फ है, लेकिन क्या लिखा हुआ है? ड्राई आइस, शुष्क बर्फ। तो सॉलिड CO2 को। ड्राई आइस से क्या करते हैं? जो प्रिजर्वेटिव की तरह काम करते हैं। तो मछली हुई, कोल्ड ड्रिंक और बियर वगैरह हुई, इन सब के संरक्षण के लिए सॉलिड CO2 में लगाया जाता है। शुष्क बर्फ इसको कहा जाता है। साबुन के साथ पर्याप्त मात्रा में झाग बनाने वाला जल कहलाता है। जो अच्छे से बनाए तो उसको सॉफ्ट वाटर, यानी कि मृदु जल कहा जाता है। क्या कहते हैं? मृदु जल, सॉफ्ट वाटर कहते हैं। साबुन के साथ आसानी से झाग न बनाने वाला जल कहलाता है हार्ड वाटर, उसको क्या कहते हैं? कठोर जल, हार्ड वाटर। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है,
जल में कठोरता कितने प्रकार की होती है? तो जल में कठोरता दो प्रकार की होती है, एक स्थायी कठोरता, दूसरी अस्थायी कठोरता। दो प्रकार की कठोरताएं होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जल डालने पर आग होना चाहिए था, मिस्टेक हो गई। आग बुझ जाती है, क्यों? ऐसा क्यों हो जाता है, क्यों बुझ जाती है? क्योंकि जो जब आग लगी होती है तो ऑक्सीजन भी होगी, तब आग लगेगी। तो वहाँ पे जो रिक्त स्थान होता है उसके बीच में खाली जगह, उस रिक्त स्थान में क्या होता है कि जलवाष्प के जो कण हैं, है ना, वो उसमें चले जाते हैं। तो रिक्त स्थान में जलवाष्प आ जाती है, जिस वजह से आग जो है वो बुझ जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प को क्या कहते हैं? तो वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प को हम लोग आर्द्रता के रूप में जानते हैं, हाइग्रोस्कोपिक होता है। जल में स्थायी कठोरता का क्या कारण है? कोई चीज, जल जो है वो कब अस्थायी कठोर होता है, यानी कि मतलब जिसको आप दूर कर सकते हैं। तो बाइकार्बोनेट्स जो हैं वो मेटल्स के, यानी कि कैल्शियम के, मैग्नीशियम के, इन सभी के बाइकार्बोनेट्स यानी HCO3 सिंगल नेगेटिव घुले होने के कारण अस्थायी कठोरता आ जाती है। जल की अस्थायी कठोरता को कैसे दूर किया जा सकता है? तो बॉयल करके, यानी कि उबालने से इसकी कठोरता को दूर किया जा सकता है। अब अगला क्वेश्चन है, क्लार्क विधि का प्रयोग किसके लिए करते हैं? तो क्लार्क विधि का प्रयोग अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए प्रयोग की जाती है, दूर करने के लिए प्रयोग करते हैं, अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए। जल की कठोरता को किससे मापते हैं, या ये कहिए कि किस में मापते हैं? तो ppm में मापते हैं, ppm। ये ppm क्या है? ppm का पूरा नाम है पार्ट्स पर मिलियन, यानी कि 10⁶ पार्ट्स पर मिलियन। जल में स्थायी कठोरता किसके कारण होती है? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो साल्ट्स होते हैं उनके घुले होने के कारण होती है। तो वहाँ पे कार्बोनेट्स और क्लोराइड वगैरह घुले होने, सल्फेट्स जो हैं, सॉरी, SO4 डबल नेगेटिव घुले होने के कारण स्थायी कठोरता आती है। जल में स्थायी कठोरता को किस विधि से दूर किया जा सकता है? तो सर कैल्गन विधि से, है ना, इसकी कठोरता को दूर किया जा सकता है। अब क्वेश्चन ये है कि कैल्गन का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्गन है क्या चीज़? कैल्गन सोडियम हेक्सा मेटाफास्फेट है। सोडियम हेक्सा मेटाफास्फेट, ये इसका। तो फिर फॉर्मूला क्या बनेगा सर? रासायनिक सूत्र क्या होगा? सोडियम NaPO, तो ये होता है Na6P6O18। क्या कहते हैं? सोडियम हेक्सा मेटाफास्फेट। परम्यूटेड विधि का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो परम्यूटेड विधि का प्रयोग स्थायी कठोरता को दूर करने में ही प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जल के खोजकर्ता हैं। जल के और हाइड्रोजन के दोनों के खोजकर्ता एक ही वैज्ञानिक हैं। तो जल के और हाइड्रोजन के खोजकर्ता हेनरी कैवेंडिश हैं। हेनरी कैवेंडिश। जल में अशुद्धि मिला देने पर जल के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर अशुद्धि मिला देंगे तो क्वथनांक बढ़ जाएगा। आप लोगों ने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी होंगी, बिलियन वाले चैप्टर में अणुसंख्य गुणधर्म पढ़ा होगा। उसमें पढ़ते हैं 4 प्रकार की जो अणुसंख्य गुणधर्म होते हैं। तो क्वथनांक का उन्नयन भी उनमें एक होता है। पहला क्वथनांक में उन्नयन जो घटना होती है वो क्या है कि जब उसमें कोई आवासशील पदार्थ मिला दिया जाता है तो मिला देने से उसके क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। वर्षा के जल का मापन सेंटीमीटर में किया जाता है। अगर कहीं वर्षा हो गई तो कितने सेंटीमीटर वर्षा हुई, इस तरीके से मापा जाता है। सर वर्षा मापी यंत्र को क्या कहते हैं? तो वर्षा किससे मापते हैं? रेन गेज से मापते हैं और सेंटीमीटर में मापी जाती है, इतने सेंटीमीटर वर्षा हुई। हाइड्रोजन के परऑक्साइड को किस सूत्र से व्यक्त करते हैं? तो हाइड्रोजन के परऑक्साइड का फॉर्मूला
H2O2 है। हाइड्रोजन के परऑक्साइड के खोजकर्ता हैं, तो हाइड्रोजन के परऑक्साइड को खोजने वाले वैज्ञानिक थेनार्ड हैं। थेनार्ड ने हाइड्रोजन परऑक्साइड को खोजा था। चलिए, बूंदों का गोलाकार होना किस भौतिक कारक का उदाहरण है? तो वर्षा की बूंदें गोलाकार पृष्ठ तनाव के कारण होती हैं, और पृष्ठ तनाव का काम क्या है कि किसी भी द्रव की कम से कम जगह घेरने की प्रवृत्ति, इसीलिए वह गोलाकार हो जाती हैं। D2O क्या है? D2O ये है भारी जल। तो कठोर जल, भारी जल दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। ये हैवी वाटर है और वो हार्ड वाटर था। ये हाइड्रोजन का एक दूसरा समस्थानिक है जिसका नाम ड्यूटेरियम है, वो है D2O। भारी जल के खोजकर्ता हैं, तो भारी जल के खोजकर्ता यूरे हैं। कौन है? वैज्ञानिक यूरे हैं। गुरु जल किसे कहते हैं? गुरु जल की संख्या जो है वो D2O को ही दी गई है। भारी जल का अणुभार कितना होता है? तो फॉर्मूला है D2O। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। परमाणु क्रमांक तीनों के समान है, लेकिन परमाणु भार अलग अलग हैं। तो इसका भार है 2, 2 गुणे 2 प्लस ऑक्सीजन का 16 और 4 20। तो भारी जल का अणुभार कितना हो गया? 20। साधारण जल का पूछे तो कितना हो गया? 16 और 2 18। साधारण जल का 18, भारी जल का 20। साधारण जल के कितने भाग में एक भाग भारी जल का होता है? तो साधारण जल के 1000 भाग हों तो भारी जल का केवल एक भाग उसमें मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 41, भारी जल का प्रयोग मुख्यतः कहाँ किया जाता है? तो भारी जल का प्रयोग मंदक के रूप में कहाँ किया जाएगा? नाभिकीय रिएक्टरों में किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टरों में किया जाता है। क्लियर है बात? ऊर्जा के संयंत्रों के रूप में काम करते हैं। ड्यूटेरियम का परमाणु भार कितना होता है? तो हाइड्रोजन का समस्थानिक है, परमाणु भार 2 है, परमाणु क्रमांक 1 ही है। भारी जल का क्वथनांक होता है, भारी जल का क्वथनांक 104 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना? 104 डिग्री सेल्सियस। शुद्ध जल का कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। भारी जल का हिमांक कितना होता है? तो भारी जल का हिमांक -3.8 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो जल के विसंक्रमण के लिए किस प्रक्रिया को प्रयोग किया जाता है? तो प्रयोग करी जाने वाली क्रिया क्या है? क्लोरीनीकरण किया जाता है। क्लोरीन डाल देते हैं उसमें, जिससे कि शुद्ध हो जाता है। जल में कितने प्रतिशत ऑक्सीजन होती है? तो जल का सूत्र क्या है? H2O। जिसका प्रतिशत पूछ रहे हैं उसका ऊपर रखिए भार। टोटल भार कितना होता है? ऑक्सीजन का अणुभार 18। किसका पूछा है? ऑक्सीजन का। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, बस यही आंसर आ जाएगा, 88.8%। तो जो जल है उसमें ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा 88.8% होती है। जल में लाल दवा का प्रयोग क्यों किया जाता है? ये भी विसंक्रमण के लिए प्रयोग होता है। तो जल के शुद्धिकरण के लिए क्या लिखेंगे? जल के शुद्धिकरण के लिए प्रयोग की जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 90 ग्राम जल में मोलों की संख्या क्या है? तो मोलों की संख्या बराबर सूत्र होता है, मोलों की संख्या बराबर भार बटे अणुभार। तो भार कितना है? 90 ग्राम। अणुभार कितना होता है? 18। 18 पंचे 90। 90 ग्राम जल में मोलों की संख्या कितनी हो गई? 5 हो गई सर, 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10 मोल जल के अणुओं का भार कितना होगा? तो देखो, मोलों की संख्या बराबर भार बटे अणुभार। अणुभार कितना? 18। इसका गुणा यहाँ कर दो तो कितना भार हो जाएगा? 180 ग्राम। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, जल गैस का सूत्र क्या है? तो वाटर गैस किसको कहा जाता है? CO+O2। कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन के योग